सिंचाई आप जानते हो पहले ही जो है पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे पहले अपन क्या है कि जब टीचर पढ़ाते हैं ना अपने को कोचिंग में, तो अपने को क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लगाते हैं। तो मैं इसमें बिल्कुल आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, आपको सीधा ही मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको इसमें जो है चर्चा कर रहे हैं। विधियाँ सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन से इसका मेथड होता है। तो मेथड में बात करें तो पहला है वो होता है प्रभा विधि। ठीक है, प्रभा विधि होती है। फिर क्यारी मेथड होता है। तो क्यारी मेथड अपनी क्या है कि पॉपुलर मेथड है इंडिया में, आपको पता है। क्यारी मेथड जैसे क्यारियाँ बना के अपन करते हैं ना, जैसे अपने गेहूं की हो गई है और भी जैसे जो हो गया है, तो क्यारियाँ ही अपन बनाते हैं। अगला मेथड है जिसको अपन चेक बेसिन भी कहते हैं। अगला है वलय विधि। वलय विधि अपने अक्सर जो है आपने देखा होगा, जो है फल वृक्ष जो होते हैं उनमें अपन इसको देखते हैं। थाला विधि हो गई, वो भी उसमें होती है। कुंड खाई विधि हो गई, कोरोगेशन हो गया, ड्रिप मेथड जैसे बूंद बूंद विधि हो गई, फंवारा विधि, स्प्रिंकलर मेथड जिसे हम कहते हैं। ये तो अपनी विधियाँ हो गई। आगे चल के देखते हैं। अब इसमें क्या है कि दो मेथड से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। एक तो कौन कौन सा, एक तो ड्रिप इरिगेशन और एक स्प्रिंकलर मेथड। तो अब उनको क्या है कि थोड़ा अपन डीप से पढ़ते हैं और बिल्कुल विस्तार से उसका अध्ययन कर लेते हैं। देखते हैं, पहला आ रहा है बूंद बूंद विधि जिसे हम ड्रिप मेथड कहते हैं। तो इसकी खोज समचा ब्लास ने की, जो कि इजराइल में इसकी खोज हुई। जो है समचा ब्लास जो एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसकी खोज की है। आगे देखते हैं इसमें जल की बचत कितनी होती है। तो इसमें जल की जो बचत होती है वो होती है अपने 50 से 70%। ठीक है, जल उपयोग दक्षता कितनी है। तो इसकी जल उपयोग दक्षता जो होती है वो 80 से 90% होती है, मतलब सबसे ज़्यादा इसकी होती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं सर्वाधिक जो प्रचलित है ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्रचलित है। आगे देखते हैं इसमें दाब कितना रहता है। तो दाब की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो दाब रहता है वो आपके 2.5 बार से कम रहता है। ठीक है ना, 2.5 बार से कम रहता है। और अभी जो ट्रेंड में जो क्वेश्चन चल रहा है, और अभी जो पिछला AAO जो 2022 का हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आया, इसको PSI में पूछा गया। तो ये भी आप डिजिट याद रखें। PSI में 10 से आपके 30 PSI के बीच में जो है इसका जो है दाब रहता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं इमीटर और ड्रिपर क्वेश्चन कभी आ जाए तो कि इमीटर और ड्रिपर किससे संबंधित है, तो आप करोगे किससे, ड्रिप मेथड से। ठीक है ना। क्लॉगिंग भी इससे संबंधित है। अब क्लॉगिंग क्या होता है पहले तो वो जानो। क्लॉगिंग क्या होता है, आपकी जैसे पाइप है और उसमें से जैसे ड्रिप गिर रही है और वहाँ क्या है कि छेद होता है, तो वो क्या है कि छेद धीरे धीरे बंद होने लगता है, तो उसमें क्लॉगिंग हो जाती है। इसका मतलब वो बंद हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए कौन कौन से मेथड है, और जैसे अगर लवणों से हो जाती है तो आप 0.1% का H2SO4 का जो सॉल्यूशन है उससे आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर शैवालों से अगर क्लॉगिंग हुई है तो आप 0.1% HCl का यूज़ कर सकते हो। अगर शैवालों से हुई है तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करें आप, है ना। और लवणों से हुई है तो आपके दो रसायन यहाँ दे रखे हैं, एक तो है H2SO4, एक है HCl। और शैवालों से अगर हुई है तो ब्लीचिंग पाउडर का आप यूज़ कर सकते हैं। ये दो मेथड है क्लॉगिंग हटाने के। ठीक है ना। आगे देखते हैं लवणीय पानी द्वारा सिंचाई व लवणीय क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त विधि है। जो आपकी ड्रिप इरिगेशन है ना, ये आपके लवणीय अगर आपके पानी है या लवणीय अगर मृदा है तो उसके लिए आपकी ड्रिप इरिगेशन वहाँ बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसे ट्रिकल मेथड भी कहते हैं। अभी जो MPUT का एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ट्रिकल मेथड किसे कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ट्रिकल मेथड जो होता है वो आपके ड्रिप इरिगेशन को आप ट्रिकल मेथड कह सकते हो। ठीक है ना। और इसमें जो पानी की जो डिस्चार्ज रेट होती है वो कितनी होती है, तो 1 से 8 लीटर प्रति घंटा। तो आप ये भी याद रखें कि डिस्चार्ज रेट कितनी होती है। तो आपको इसे आराम से पढ़ना है, कोई जो है जल्दबाजी नहीं करनी है। आप बिल्कुल जो इसमें मैं कंटेंट दे रहा हूँ, तो इरिगेशन में तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि फंवारा विधि जो स्प्रिंकलर मेथड है, जिसे हम इंग्लिश में स्प्रिंकलर मेथड कहते हैं, उसमें जो पानी की बचत कितनी होती है। तो पानी की जो बचत होती है वो होती है आपके 25 से 50। ठीक है ना। और आगे देख रहे हैं जल उपयोग दक्षता कितनी होती है। तो इसकी होती है 50 से 60। क्षेत्रफल इसका सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पंजाब, हरियाणा और झुंझुनू में इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है। झुंझुनू राजस्थान, अपने राजस्थान में अगर पूछा कि स्प्रिंकलर मेथड का राजस्थान में क्षेत्रफल कहाँ ज़्यादा है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे झुंझुनू राजस्थान। ठीक है ना। आगे देखते हैं नोजल, जिसमें एक नोजल पाया जाता है, उसको हम वो जो पूरा सेट होता है ना उसको जो है हृदय कहते हैं। ठीक है ना। ये भी आता है, आप याद रखेंगे। जो नोजल होता है उसको उसका हृदय कहते हैं। सिंचाई पाइप की लंबाई आपके 6 मीटर होती है, और अगर आप फिट में देखो तो 20 फीट हो जाती है। ठीक है ना। एक फव्वारे से दूसरे फव्वारे के बीच की लंबाई अगर आपको पूछे तो वो 12 मीटर होती है। ठीक है ना।
ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए उपयुक्त विधि आपको अगर पूछे तो वो कौन सी होती है, फव्वारा विधि वो हो जाती है। लवणीय क्षारीय मृदाओं के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर लवणीय अगर क्षारीय मृदा है, लवणीय क्षारीय मृदा है तो ये विधि उसमें अच्छी नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना, करते नहीं है बेसिकली। दाब की अगर बात करें तो दाब इसमें रहेगा 2.5 बार से अधिक। ड्रिप इरिगेशन में तो क्या था, 2.5 से कम रह रहा था, इसमें 2.5 बार से ज़्यादा रहेगा। और PSI में अगर पूछें तो 30 से 50 PSI इसमें आप नया जो अभी ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, तो ये भी याद रखें कि जो इसमें प्रेशर रहता है वो 30 से 50 PSI रहता है, ठीक है ना। अब थोड़ा नोट देख लेते हैं, नोट में क्या लिखा हुआ है। सिंचाई जल निर्धारण, हम अगर सिंचाई का जल निर्धारण अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या देख के करते हैं, तो आपके समय और मात्रा देख के आप सिंचाई का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ, वाटर रिक्वायरमेंट जल मांग। अगर कोई भी क्रॉप है उसकी जो जल मांग है, वाटर रिक्वायरमेंट है, वो हर बार पूछी गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं गन्ने की कितनी होती है। तो गन्ने की जो होती है वो होती है 1500 से 2500 mm, और धान की होती है 900 से 2500। अगर आपके ऑप्शन में दोनों ही है, गन्ना और धान, और ऐसे पूछे कि सर्वाधिक जल मांग किसकी है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे गन्ना, ठीक है ना, ये बिल्कुल याद रखेंगे आप। कपास की बात करें तो कपास में जो होता है वो 700 से 1300 होता है कपास में। आलू और मूंगफली में आपके 500 से 700 होता है। मक्का की जो होती है वो 600 से आपकी 800 होती है। जवार और गेहूँ इसकी 450 से 650। अब यहाँ पिछली बार अभी MPUT में भी आया कि जवार की जल मांग कितनी होती है, तो कन्फ्यूज हो गए बच्चे की 450 से 650 तो अपने को एक ही याद है, वीट की होती है भाई, तो लेकिन गलत हो गया। ये जो आपकी जवार की है, जवार की भी यही होती है 450 से 650, बिल्कुल आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मटर का अगर हम बात करें तो मटर की 350 से 500 होती है। चुकंदर की बात करें तो 550 से 750 होती है। तो आपकी ये जो है वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल आप याद रखें, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं कि एक क्यूमेक में कितने लीटर पानी आता है। तो एक क्यूसेक में जो पानी आता है, क्यूसेक है पहला, एक क्यूसेक में आपके 28.32 लीटर पानी आता है, ठीक है ना, एक क्यूसेक में। और एक क्यूमेक की बात करें तो एक क्यूमेक में आता है आपके 10,000 लीटर, 10,000 लीटर, ठीक है ना, 1000 लीटर। एक घन मीटर में भी आपके कितना आता है, 1000 लीटर। 1 हेक्टेयर mm, अगर ये 3 डिजिट आपको याद है तो ये कोई ना कोई एग्जाम में तो आपकी ज़रूर मिलेगी कि 1 हेक्टेयर mm में कितना वाटर आता है। तो 1000 mm में तो आता है 10,000 लीटर। 1000 मतलब 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में आता है आपके 1 लाख, ये आपके सुपरवाइजर 2018 में भी आया। और 1 हेक्टेयर मीटर की अगर बात करें तो इसमें आता है 10 लाख लीटर पानी। तो ये बिल्कुल आप याद रखें, बिल्कुल डिजिट पूछेगा कि 1 हेक्टेयर मीटर में कितना जो वाटर होता है, तो आपके 10 लाख लीटर पानी उसमें यूज होता है। तो आप बिल्कुल ये याद रखें। आगे चल के देखते हैं ड्रम कल्चर तकनीक। कई बार पूछा जाता है कि ड्रम कल्चर तकनीक क्या है, तो ये किसने दी थी और क्या इसका यूज है। तो ड्रम कल्चर तकनीक आपके दास्तान ने दी थी और इसका यूज है धान से संबंधित में, इसमें धान में यूज होती है ड्रम कल्चर। और ये क्यों यूज होती है, सिंचाई जल निर्धारण की। अगर सिंचाई जल का निर्धारण आपको धान में करना है तो आपके ड्रम कल्चर तकनीक का यूज होगा, आप बिल्कुल ये याद रखें, ठीक है ना। अब आगे चल के देख रहे हैं मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, क्रांतिक अवस्थाएं क्या क्या होती है। जैसे कोई भी क्रॉप की क्रांतिक अवस्था क्या है तो उसकी चर्चा अपन करते हैं। तो गेहूं की क्या होती है। अब गेहूं की आपके लगभग 6 जो है क्रांतिक अवस्थाएं होती है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी होती है आपको पता है, 21 दिन में आती है वो CRI जो होती है वो की उसकी क्रांतिक अवस्था होती है। लेकिन अपन 6 की बात कर लेते हैं। तो पहली होती है CRI, दूसरी होती है लेट टिलरिंग, दूसरी होती है लेट जॉइंटिंग, और फिर होती है फ्लावरिंग स्टेज, फिर होती है मिल्किंग स्टेज, और फिर लास्ट में आती है डॉट स्टेज। तो आप बिल्कुल ये याद रखें, इसकी 6 आपके जो है स्टेज होती है, ठीक है। दूसरा देखते हैं मक्का में आती है टेसलिंग व सिल्किंग, दो इसकी क्रिटिकल स्टेज है मक्का की, टेसलिंग और सिल्किंग। दलहनी फसलों की अगर हम बात करें तो उसकी जो होती है फूल आते समय और फल बनते समय। दलहन जो होती है जैसे दालें अपनी हैं तो उसमें आपके फूल आते समय आप सिंचाई करें और फल बनते समय सिंचाई करें। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है, तो अपवाद जो है वो है आपके चने में क्या होता है, फूल आने से पहले आप अपन सिंचाई करते हैं। चने में आप फूल आने से पहले सिंचाई करते हैं और पौध बनते समय इसमें सिंचाई करते हैं। तो आप थोड़ा अपवाद जो अपवाद होते हैं ना उनको अच्छे से याद रखें, तो क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आता है, ठीक है। आगे देखते हैं मूंगफली में कौन जो क्रिटिकल स्टेज है वो क्या है, पैगिंग अवस्था है, ठीक है। गन्ने में कौन सी है, तो फॉर्मेटिव स्टेज है। सरसों में कौन सी है, तो सरसों में फूल आने पर और सिलिक हुआ बनते समय इसकी जो है क्रिटिकल स्टेज हो गई। कुसुम में रोजेट्स अवस्था हो गई। तिल में ब्लूमिंग स्टेज हो गई। आलू में
कंद निर्माण के समय जो होती है वो उसकी क्रिटिकल स्टेज हो गई। दान में पेनिकल बनते समय और आपके बूटिंग स्टेज इसकी क्रिटिकल स्टेज होती है। आप ये भी बिल्कुल निश्चित रूप से याद रखें, क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। और अपन इसमें चर्चा वही करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। अब बिल्कुल जो फालतू चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाई जा रही इस वीडियो में, आप बिल्कुल निश्चित होकर इसमें फोकस करें, ठीक है ना। आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा, मोटे अनाजों में सबसे कम जल मांग किसकी होती है। अगर जो मोटे अनाजों की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 2023 इस बार मिलेट ईयर भी है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोटे अनाजों में सबसे कम जल मांग किसकी है। तो आप याद रखें रागी की जो है सबसे कम जल मांग है, ठीक है ना। आगे देखते हैं मृदा नमी ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी है। सॉइल मॉइस्चर जो ज्ञात करने की जो सबसे बेस्ट जो मेथड है वो कौन सी है, और इसमें कौन कौन सी विधियों से अपन मृदा जो आपकी मृदा नमी है उसको अपन देख सकते हैं। तो कौन कौन सी है, पहली है ग्रेविमेट्रिक विधि। ग्रेविमेट्रिक विधि में आपके जैसे लेब की आवश्यकता होती है, तो इसका जो इसमें कुछ लिखा नहीं है। लेब में उसके जो है जैसे वेट, जैसे एक तो गीली मृदा लेंगे 100 की मृदा लेके ऐसे उसका निकालते हैं फॉर्मूले से। तो आपके जैसे मैं आगे सॉइल पढ़ाऊँगा ना, उसमें आपके फॉर्मूले के साथ इसको भी मैं करा दूँगा। आगे देखते हैं टेंशियोमीटर। ये बिल्कुल टेंशियोमीटर कई बार क्वेश्चन आया है, और अभी AFO का भी हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तनाव आप टेंशन से पता चल रहा है तनाव है, आप नाम से भी कह के क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो इसमें टेंशियोमीटर तनाव मापकर मृदा नमी ज्ञात कर रहे हैं, और रेतीली मृदाओं हेतु उपयुक्त है ये, ठीक है टेंशियोमीटर। ये इसमें आप दाब याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दाब इसका 0 से -0.85 बार के बीच में रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, कई बार क्वेश्चन आया है कि ये जो इसका ये है ना दाब जो है प्रेशर है, ये बिल्कुल याद रखें। आगे देखते हैं ब्लैक सॉइल के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है ना, ब्लैक सॉइल के लिए उपयुक्त नहीं है ये विधि, ठीक है ना। आगे देखते हैं जिप्सम ब्लॉक। जिप्सम ब्लॉक आपके -0.5 टू -50 बार के मध्य काम करता है। जिप्सम ब्लॉक भी आपके मृदा नमी ज्ञात करने की बेहतरीन विधि है। आगे देखते हैं न्यूट्रॉन प्रोब विधि। नमी ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि है न्यूट्रॉन प्रोब विधि, याद रखें आप, ठीक है ना। प्रेशर प्लेट विधि भी है जो आपकी -0.1 टू -15 बार के मध्य ये आपके इसका जो दाब है, ये आप दाब पढ़ रहे हैं, इसको ये क्या लिख रखा है, ये जो लिख रखा है सारी चीज़ें डिजिट में, ये सारी दाब है। तो दाब से अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक के ऊपर, IWCP अनुपात। अगर इसका क्वेश्चन की बात करें तो अपन पिछले ही वीडियो में जो है अपन ये बता चुके हैं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। और यहाँ तो अपन यह बात करेंगे इसकी खोज किसने की है। तो इसकी खोज जो की है वो है परिहार ने इसकी खोज की है, ये याद रखें। क्रॉप की अगर बात करें, और क्रॉप और IWCP रेशियो की अगर हम बात कर लें, तो धान का जो IWCP रेशियो होता है वो 1.2 होता है, जो कि सर्वाधिक होता है। और सूरजमुखी की अगर हम बात करें, सूरजमुखी की अगर बात करें तो वो ये चीज़ होती है, ठीक है ना, तो ये है। और गेहूँ और मक्का जो होती है IWCP अनुपात 0.9, आप याद रखें। अरहर और मूंगफली की अगर हम बात करें तो वो होती है 0.6, ठीक है ना। आगे चल के देख रहे हैं नोट, अगर नोट में क्या क्या लिखा हुआ है वो अगर हम देखते हैं तो नोट में है वाटर रिक्वायरमेंट, जल मांग से ज़्यादा होती है। अगर जल मांग और सिंचाई मांग की अगर हम बात तुलना करें तो जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ये याद रखें। आगे देखते हैं कृषि जल निकास या जल निकास गुणांक। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि कृषि जल निकास और जल निकास गुणांक क्या होता है, तो 1.175 लीटर प्रति सेकेंड, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं जल भराव के कारण क्या क्या हो जाता है। अगर जल भराव अगर कोई क्षेत्र में है तो उसमें क्या क्या हो जाता है, क्या क्या कौन कौन से पोषक तत्व ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसमें आपके फॉस्फोरस की जो मात्रा बढ़ जाएगी, और कम कौन कौन सी हो जाएगी, जिंक और कॉपर की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। और विषाक्तता किन किन तत्वों की हो जाएगी, तो विषाक्तता जो हो जाएगी वो आयरन और मैग्नीज की विषाक्तता उसमें हो जाएगी। आगे देखते हैं लवणों के प्रतिरोधी फसल। लवणों के प्रतिरोधी, जैसे लवण अगर लवणीय मृदा है फिर भी वो ग्रोथ कर रही है या बढ़िया वहाँ प्रोडक्शन दे रहा है, तो उसको हम प्रतिरोधी कहते हैं। तो प्रतिरोधी कौन कौन सी होती है, तो एक जो होती है, एक चुकंदर होता है, एक कपास होता है, एक खजूर होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि लवणों के प्रतिरोधी फसल कौन सी है, तो लवणों के जो प्रतिरोधी की फसल है वो जो चुकंदर, कपास और आपके खजूर है। आगे देखते हैं सिंचाई दक्षता। सिंचाई दक्षता की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कन्वेंशन दक्षता क्या होती है, एप्लीकेशन दक्षता होती है, स्टोरेज दक्षता होती है और डिस्ट्रीब्यूट दक्षता होती है। अब इसमें कैसे कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, जैसे कन्वेंशन जो दक्षता होती है वो कैसे होती है, जैसे अपने कोई कुआं है, कुएं से अगर हम पानी लेके जा रहे हैं कहाँ,
खेत में, तो उसके बीच जो जैसे कुएं से कितना पानी निकला और वहाँ भूमि जैसे आपके खेत तक कितना पहुँचा, तो वो तो क्या कहलाएगी, कन्वेंशन दक्षता। तो इसी प्रकार जैसे खेत में पहुँच गया, खेत में से जड़ क्षेत्र में कितना पहुँचा, तो वो आपके एप्लीकेशन दक्षता हो जाती है। तो ऐसे करके आप इसको विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। और आप इतना भी याद रखें कि कन्वेंशन दक्षता क्या होती है, एप्लीकेशन दक्षता, ये दो भी याद रखें तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो कन्वेंशन दक्षता आपको ये याद रखनी है कि जैसे कुएं में से पानी अगर खेत तक जा रहा है, मतलब फील्ड तक जा रहा है, उसके मध्य में मतलब जैसे कोई चीज़ बनी हुई है, वहाँ से कोई पानी निकल रहा है, तो उसमें कितना पानी कमी आई है, तो वो सारी चीज़ें आपकी कन्वेंशन इसमें आपकी दक्षता में आ जाती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं जल उपयोग दक्षता। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार ही आता है। तो इसका आप ये जल उपयोग दक्षता होती क्या है, तो ये क्या होता है, अगर किसी फसल को अपन 100 जैसे आपके 1000 लीटर पानी दे रहे हैं, है ना, 1000 लीटर पानी दे रहे हैं, तो उससे अपने को प्रोडक्शन कितना हो रहा है, जैसे गेहूँ मान लो आप, उसको अपन दे रहे हैं कितना, 1000 लीटर पानी, तो उससे अपने को प्रोडक्शन कितना हुआ, तो उसी जो है रेशियो को अपन क्या कहते हैं, जल उपयोग दक्षता कहते हैं, जिसे WUE कहते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है Y/ET, जो कि ET अपने mm में, और Y का मतलब उपज होती है। और उसकी इकाई की अगर हम बात कर लें तो इकाई आपकी होती है इसकी kg/हेक्टेयर तो आप याद रखेंगे इसको। आगे दूसरा है फसल जल उपयोग दक्षता, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। तो इसमें क्या करेंगे, ये Y का मतलब तो यहाँ यील्ड, और CU का मतलब कंजप्टिव यूज, और ET+G उपापचय क्रियाओं में पानी का यूज, तो आपकी ये फसल जल उपयोग दक्षता हो जाती है। आप इसमें ये फॉर्मूला भी अगर आपको याद आता है ना, तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल आप याद रखें फॉर्मूला। आगे देख खेत जल उपयोग दक्षता की अगर बात करें, तो खेत उपयोग, ये चीज तीनों के आपके जो है फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। तो Y/WR बिल्कुल आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं सिंचाई प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट चलते हैं अपने कि कितने क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगेगा, इसमें कितना जो है पैसे लगेगा, वो सारी चीज़ें तो अपन देखते हैं। पहला है मेजर, दूसरा है मीडियम, तीसरा है माइनर। तो मुख्य, मध्यम और सूक्ष्म 3 तरह के प्रोजेक्ट अपने यहाँ चलते हैं। तो इसमें क्या क्या अंतर है, तो एरिया सबसे पहले देखते हैं। अगर एरिया 10,000 से ज़्यादा है तो वो तो हो जाएगा आपकी दीर्घ, और उसमें 5 करोड़ से अधिक जो है धनराशि का यूज होता है। दूसरा है मीडियम। मीडियम आपके जो है 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के जो क्षेत्र के लिए चलाए जाते हैं, और इसमें जो खर्च होता है वो 25 लाख से 5 करोड़ के मध्य होता है। तीसरा देखते हैं माइनर, जिसे सूक्ष्म कहते हैं। वो आपके 2,000 हेक्टेयर से कम जो भूमि है उसके लिए ये प्रोजेक्ट लाई जाते हैं, और इसमें जो खर्च होता है वो 25 लाख से कम का बजट या खर्च बोल सकते हो। आगे देखते हैं नोट में क्या क्या लिखा हुआ है। फव्वारा 1 घंटे में 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर घंटा की दर से आपका डिस्चार्ज करता है वाटर को। ठीक है ना, फव्वारा जो होता है अपने खेतों में फव्वारा लगा होता है, वो कितना जो है पानी डिस्चार्ज करता है, तो 1000 लीटर पानी डिस्चार्ज करता है। ठीक है ना। पानी का प्रवाह, अगर कोई पानी है तो उसमें जैसे प्रवाह है तो उसको कैसे मापते हैं, तो लीटर प्रति सेकंड से मापते हैं। एक अपन माप सकते हैं घन मीटर प्रति सेकंड से, जिसे हम क्यूसेक कहते हैं, क्यूमेक कहते हैं। और घन फुट प्रति सेकंड से अगर हम ज्ञात करें तो वो आपके क्यूसेक में ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अगर हम देखें तो वाटर रिक्वायरमेंट में से ER प्लस सॉइल मॉइस्चर अगर माइनस कर देंगे तो आपकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ये भी बहुत बढ़िया है, जिसको याद जरूर रखें आप। ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों व कुओं से होती है, और कितनी % होती है, 67%। और भारत में किससे होती है, नहरों से होती है। ठीक है ना, ये भी आप याद रखें। और केवल नलकूप अगर पूछ लें तो 44% ओनली नलकूपों से होती है। ठीक है ना। केवल फव्वारा पद्धति से सिंचाई किस परियोजना में होती है, तो ये आपके फव्वारा पद्धति से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है ओनली ये होती है नर्मदा नहर परियोजना से, आप याद रखेंगे। सिंचाई पानी का मापन अगर कैसे करेंगे, सिंचाई कितनी हो रही है और किस से मापन करेंगे, तो इसकी विधियाँ कौन सी होती है, ओरिफाइसिस, वियर, पार्सल फ्यूम और वेंचुरी पर बनी। इसकी 3 विधियाँ हैं, ओरिफाइसिस, वियर, पार्सल फ्यूम और वेंचुरी। ठीक है ना। जो वियर है इसको अपन क्या कह देते हैं, विनोज मेथड भी कहते हैं। अपन सुनते हैं विनोज मेथड से अपन ज्ञात करें। तो अगर ये ओरिफाइसिस और वियर को अगर हम मिलाएं, इसका जो मिला जुला जो रूप है दोनों का, तो ये आपके वेंचुरी फ्लूम में आता है। तो आप बिल्कुल आप याद रखें कि सिंचाई मापन की विधियाँ कौन कौन सी है, तो ये आप 3 याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं रागी की जो जल मांग होती है वो कितनी होती है। मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट करके लिखा रहा हूँ क्योंकि आने वाले एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो 310 mm इसकी रागी की जो जल मांग होती है। और बाजरे की अगर हम बात करें तो बाजरे की होती है आपके 250 से 300, बिल्कुल आप याद रखेंगे। और इसमें mm होती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं
फर्टिगेशन क्या होता है, ठीक है ना, कि फर्टिगेशन क्या होता है। तो फर्टिगेशन होता है आपकी सिंचाई के साथ उर्वरक देना। आप इसके जो शब्द से पकड़ सकते हैं कि तो फर्टी यानी फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र देना किसके साथ, सिंचाई के साथ, तो फर्टिगेशन हो गया। रहट क्या होती है, रहट देखिए एक चक्रासा होता है और उसमें बाल्टियाँ लगी होती है। अभी जैसे कौन सा एग्जाम हुआ था, एसकेएन का एग्जाम जो हुआ सुपरवाइज़र का यूनिवर्सिटी वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया कि एक चक्रासा होता है और उस पर जो है बाल्टियाँ लगी होती है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन रहट। और ये जो रहट होती है ये आपके 10 से 20 मीटर गहराई तक पानी उठाने की जो है क्षमता रखती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 1% वाटर का यूज पौधे मेटाबॉलिक उपापचय क्रियाओं के उपयोग करते हैं। जैसे 100% वाटर अपन किसी पौधे को दे रहे हैं तो उसमें से 1% ही जो पानी है वो आपका जो है दैनिक क्रियाएं जो होती है उसमें यूज करते हैं, और जो 99% है उसका क्या हो जाता है, इवोपोट्रांसपिरेशन हो जाता है, लेकिन कि वो उड़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि अब के जैसे 1% जो पानी है उसका ही वो ग्रहण कर पाता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं पानी ग्रहण।